जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देख रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में आपको अधिकांश शिफ्ट में भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम भाषा के टॉपिक को, जितने भी भारत के भाषाएं महत्वपूर्ण है, जिससे रिलेटेड आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि भारत के जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यह भी हम आपको बताएंगे कि आप अगले शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप किसकी तैयारी करके जाएँ, भाषा से आपको क्वेश्चन ना छूटें। यह वीडियो आप निश्चित रूप से यदि पूरा देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से जितने भी भाषा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उसमें छूटने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या होना है, तो भारत के भाषा को हम आज पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यह वीडियो को आप निश्चित रूप से लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो को हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें आपको जो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह दिया गया है, भाषा के जितने इसमें क्वेश्चन बनेंगे उसको भी कवर करेंगे। और लूसेंट में भी आपको भाषा का एक टॉपिक बना के दिया गया है, उसमें आपको बताएंगे कि देखिए आपको एग्जैक्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट ग्रुप डी से रिलेटेड हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कहाँ से आपको क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं भाषा से। और भाषा से देख रहे हो कि अधिकांश शिफ्ट में आपको क्वेश्चन एक बनते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं, निश्चित रूप से आपको यह भाषा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नहीं छूटेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लूसेंट के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें आपको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की जो भाषा का वर्णन है वो कितने भाग में किया गया है। तो भाग आपको अभी तक पूछा नहीं गया है, इसको आप जरूर कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान की जो भाषाओं का वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया, तो आपको भाग नंबर 17 में किया गया है। और साथ ही आप याद कर लीजिएगा कि जो भारतीय भाषाओं का जो वर्णन है कितना से लेकर कितना अनुच्छेद तक किया गया, तो आपको 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक यह किया गया है। और साथ ही यह भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजकीय भाषा हिंदी और देवनागरी, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है कि जो संघ की भाषा है वो हिंदी और देवनागरी के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है या फिर कहा गया है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत हो जाएगा, तो आपको 343 अनुच्छेद के तहत जो संघ की भाषा है हिंदी और देवनागरिक रहती है, इसे भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 344 जो कहता है वो क्या कहता है इसमें कि राष्ट्रपति राज्य भाषा से संबंधित विषयों को सलाह देने के लिए एक आयोग गठन कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपको किसी भी भाषा को मान्यता देना है तो आपको वह जो राष्ट्रपति जो होंगे, जो उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति होंगे, वो 344 अनुच्छेद के तहत एक आयोग गठन करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि ये भाषा मान्य होना चाहिए या फिर नहीं मान्य होना चाहिए, या फिर इसको जो संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के जो ये आयोग बनते हैं ना, वो आपको 344 अनुच्छेद के तहत ही कोई भी भाषा के आयोग बनाए जाते हैं। जैसे कि एक बने थे, आपको कितना बने था, उस 1955 में देखिए आपको एक बीजी खरे बने थे, जिनकी अध्यक्षता में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्रथम जो आयोग बना था वह कब बनाया गया था, तो यह आपको 1955 में बनाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसने अपना प्रतिवेदन, यानी कि जो भाषा आयोग बना था उसके या फिर उसका जो प्रतिवेदन हो गया था, यह कब सौंपा गया था, तो यह आपको 1956 में इन्होंने सौंप दिया था। किनको, तो यह राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। तो यह भी आप टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए भी आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि 344 में क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति जो राजकीय भाषा है वो आयोग की नियुक्ति कितना के अनुसार कर सकते हैं, तो यह 344 के अनुसार कर सकते हैं। और जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे इस आयोग के, वह कौन बने थे, तो आपको बीजी खरे बने थे। और कब कितना पे बने थे, तो यह 1955 में बने थे। लेकिन इतना अब इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, तो इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1956 में सौंपा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन अगला हो जाएगा कि जो संविधान की 8वीं भाग, जो यदि भाग पूछ देगा कि भाग कितना में है, तो भाग आपको 17 हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि संविधान की कईवीं अनुसूची में, तो कौन सी अनुसूची में हो जाएगा, तो यह 8वीं अनुसूची में हो गया। यह भी आपको क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। भाग पूछेगा तो 17 हो जाएगा, यदि अनुसूची पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो अनुसूची आपको 8 हो जाएगा। यदि कहेगा कि आयोग कब बनता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो 344 अनुच्छेद कह देगा। और यदि कह देगा कि हिंदी और देवनागरी भाषा कितना हो जाएगा, तो 343
43 अनुच्छेद के तहत। हम दोबारा इसलिए आपको जोर दे रहे हैं कि आपको यदि वीडियो देखते हैं तो आपको यहीं पे याद होता चला जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आपको जो 22 भाषा दिया गया है कि वह कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इसे भी आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी कभी कभी दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा है जो भारतीय भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसे आप देखिएगा, तो इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो वीडियो तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो आपका असमिया हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, तो बांग्ला हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, तो गुजराती। बांग्ला के बात आप याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था एक बार कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, वो सबसे अधिक दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे अधिक जो दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, तो वह बांग्ला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है, तो 8वीं अनुसूची में गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, यह भी आपको ग्रुप डी में पूछा गया कि कन्नड़ कौन सा राज्य का राजकीय भाषा है, और कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, मलयालम भी पूछा गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, उड़िया आपको उड़ीसा में पूछा जाता है, पंजाब आपको पंजाबी, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत कौन सा राज्य का राजकीय भाषा, यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कौन सा राज्य का हो जाएगा, तो यह आपको उत्तराखंड का हो जाएगा, और सिंधी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, और तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, ये भी कुछ क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा गया कि कोंकणी किस राज्य का राजकीय भाषा या फिर कौन सा राज्य में यह बोला जाता है। राजकीय भाषा ना होकर यह कौन से राज्य में या कौन सा क्षेत्र में बोला जाता है, तो कोंकणी आपको गोवा में बोला जाता है। कौन सा, तो गोवा में बोला जाता है। और मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है, नेपाल हो गया, मैथिली हो गया, और संथाली हो गया, डोगरी और बोडो। ये जो हमारा है ये आपको 22 टोटल भाषा है जिसमें आपको 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेरा अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है, यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे कंठस्थ याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको यह याद हो जाने वाला है कि भाषाओं का कौन सा भी संविधान संशोधन में उसे जोड़ा गया या फिर उसमें कौन सा संविधान संशोधन के तहत उसे जोड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं रेगुलर। यदि आप एनालाइज देख रहे होंगे तो आपको स्टूडेंट बताते हैं और आपको तो इतना ज्ञान ही हो गया होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि 1967 में आपको एक भाषा जो एक कौन सा भाषा था, तो आपको सिंधिया भाषा था। कौन सा, तो सिंधिया भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में यह संविधान में जोड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड यह इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, तो वह कौन सी भाषा हो जाएगी, तो वह आपको सिंधिया हो जाएगी। कौन सा, तो यह सिंधिया हो जाएगी। यह भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो अनुसूची में सबसे पहला भाषा कौन जोड़ा गया था, तो यह आपको सिंधिया हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह इसे जरूर रट के जाइएगा या फिर किसी कैसे भी आप इसे याद करके जाइएगा, चाहे 1 बार देखिए, चाहे 2 बार देखिए, चाहे 3 बार यह वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1967 में कौन सा 21वें संविधान के संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ी गई थी, तो आपको सिंधिया जोड़ी गई थी। और साथ ही नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अगला जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, और कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह 71वां संविधान संशोधन था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, इसमें आपको 3 भाषा जोड़ी गई थी। पहला में कौन भाषा, तो पहला में आपको सिंधिया हो गया, और दूसरा में कौन जोड़ा गया था, तो दूसरा में मणिपुर हो गया, कोंकणी हो गया और नेपाली हो गया। इसका एक ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक नमक होता है। नमक से आप याद रखिएगा, क्या होता है, नमक। तो नमक से आपका क्या हो गया, तो न से आपको नेपाल हो गया, और एम से क्या हो गया, तो एम से आपको मणिपुरी हो गया, और क से क्या हो गया, तो क से कोंकण। यानी कि 1952 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नमक को जोड़ा गया था। न से नेपाल हो गया, नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। तो दूसरा भी हमने देखा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक और संविधान संशोधन हुआ था भाषा से रिलेटेड, वो 52वां संविधान संशोधन था, वो 2003 में हुआ था। कितना हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और उसमें आपको 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वह 4 भाषा कौन कौन थी, तो मैथिली थी, और संथाली थी, डोगरी थी और बोडो थी। तो कौन हो जाएगा, तो मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली हो जाएगा। आप इसे रिदम में याद रखिएगा कि मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। वह कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो वह 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह इसमें जोड़ा गया था। यह आप एक बार फिर फ्रेश से देख लीजिएगा, फ्रेश माइंड से,
कि सबसे पहले कब संविधान संशोधन हुआ था भाषा से रिलेटेड, तो 1967 में हुआ था। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो वह 21वां संविधान संशोधन था। और उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो वह यह सिंधिया भाषा। यानी कि आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। दूसरे में देख लेते हैं कि जो 52वां संविधान, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ वह 1992 में हुआ। इसमें कौन जोड़ा गया था, तो इसमें नमक जोड़ा गया था। दूसरा बार में क्या मांगा गया, दूसरा बार में नमक। तो नमक में कौन हो जाएगा, तो नेपाली हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा और मणिपुरी। और एक संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। उसमें कौन कितने भाषा जोड़े गए थे, तो उसमें आपको 4 भाषा जोड़े गए थे। तो कौन सा, तो आपको मैथिली हो जाएगा और संथाली हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा और बोडो हो जाएगा। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन ग्रुप डी में देख रहे हैं कि बन ही रहे हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट होने वाला है कि राजकीय भाषा। ये इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य विधानमंडल का यह अधिकार दिया जाता है कि वह विधि राज्य या राजकीय प्रयोजन पर सबकी, इसमें कह रहा है ना कि यदि आप किसी भी राज्य की चाहते हैं कि राजकीय भाषा हमारा बने, तो आपको 345 अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य अपना राजकीय भाषा उसे घोषित कर सकता है। यही इसमें कहा गया है। यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको अनुच्छेद से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। मेरा पॉइंट होने वाला है, इसमें आपको यह भी याद रखिएगा कि इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्य को मुख्य क्षेत्रीय भाषा अपनी राजकीय भाषा के रूप में, यानी कि जो 345 अनुच्छेद जो दिया गया है उसके तहत देख रहे होंगे कि कितने जो राज्य है उसके अपने अपने राजकीय भाषा होती है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत आपकी राजकीय भाषा हो जाती है, तो आपको 345 अनुच्छेद हो जाएगा। तो यदि आपको राजकीय भाषा पूछ दिया गया तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको 345 अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और साथ ही आपको बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए यह भी पूछा जा चुका है कि तेलुगु है वह किस राज्य का राजकीय भाषा है, या फिर तेलुगु भाषा है वह कौन सा राज्य से संबंधित है। तो तेलुगु कौन सा हो जाएगा, तो तेलुगु आपको आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। कौन सा, तो आपको तेलुगु हो जाएगा आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और केरल कौन सा हो जाएगा, तो केरल आपको मलयालम हो जाएगा। केरल में क्या चीज़ बोला जाता है, तो मलयालम बोला जाता है। और असम में आपको असमिया बोली जाती है। और बंगाल में आपको बंगाली बोली जाती है। और उड़ीसा में कौन सा, तो आपको उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। और गुजरात कहाँ, तो गुजराती, गुजरात में आपको गुजराती बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। गुजरात में आप याद रखिएगा कि गुजरात में आपको गुजराती के अतिरिक्त आपको क्या बोला जाता है, तो आपको उसमें हिंदी भी बोला जाता है। यह भी देखिए आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोंकणी है जो किस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। तो कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा, तो वो आपको गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वो आपको गोवा में बोली जाती है। और जो इसके अतिरिक्त क्या है, तो मराठी आपको गुजराती व जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, तो जम्मू कश्मीर में उर्दू बोला जाता है। और उर्दू कहाँ है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या बोला जाता है, तो यहाँ अंग्रेजी बोला जाता है। यह भी आप याद रखिएगा कौन कौन सा राज्य हो गया, तो आपको मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप अंग्रेजी बोली जाती है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा है वह कौन सी राज्य में नहीं बोली जा सकती है। तो आप याद रखिएगा तब, लेकिन मेघालय में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और नागालैंड में बोली जाती है। तो ये कहाँ से बोली जाती है, तो आपको अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन यदि पूछ जाएगी पुदुचेरी अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि पुदुचेरी में किस भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो कौन सी बोली जाती है, आपको फ्रांसीसी बोले जाते हैं। कहाँ, और यह देखिए हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि त्रिपुरा का राजकीय भाषा है, या उसमें पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन था कि जो कोरबोक है वह कौन सा क्षेत्र का राजकीय भाषा है, या फिर कौन सा क्षेत्र में यह बोला जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, या आप ये इसी से पढ़ के जाते हैं तो आप निश्चित रूप से टिक आउट करके आते हैं कि कोरबोक जो कहाँ बोला जाता है, तो आपको यह त्रिपुरा में बोला जाता है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होता, आप एनालाइज में देख लीजिएगा कि भाषा से आपको रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और मीजो में कौन सा, मीजो कहाँ बोला जाता है, तो आपको मिजोरम में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें दिया गया है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजकीय भाषा का चुनाव संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेखित भाषा के सीमित तक नहीं है। इसमें आपको कह रहा है कि जो राजकीय भाषा है वो आपको, जितने भी राजकीय भाषा है वो 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है कि जिसमें आपको 8वीं अनुसूची में दिया गया है वही आपको राजकीय भाषा होगी। नहीं, जो 8वीं सूची से परे है, जो उसमें नहीं दिया गया है, वह भी आपको राजकीय भाषा ही होती है। चाइनीज क्वेश्चन, राजकीय भाषा आपको राज्य पर जो डिपेंड करती है कि वो अपना राजकीय भाषा क्या रखेगी। चाइनीज देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है कि राज्यों के परस्पर संबंधों में साथ तथा संघ राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ राज्य की राज्य भाषा का मान्य किया जाएगा।
यानी आपको संघ और राज्य में जो भाषा की मान्य यानी कि जो उसमें वाचन होगा राज्य से या फिर जो केंद्र से होगा, तो उसमें जो राज्य की जो संघ की भाषा है ना उसी का मान्य किया जाएगा, यानी कि संघ की भाषा उसमें मान्य होगी और राज्य की भाषा उसमें मान्य नहीं होगा। लेकिन परंतु दो या दो से अधिक राज्यों का करार कराते हैं, यानी कि यदि राज्य से राज्य होगा तो उसमें क्या होगा, तो उनमें राज्यों के बीच पत्रकारिता जो पात्री होगी वो राजकीय भाषा पर होगी। यानी कि यदि आपको केंद्र राज्य सरकार केंद्र से बात करेगी तो उसमें केंद्र का जो भाषा होगा वह मान्य होगा। लेकिन यदि राज्य से राज्य में कोई बात करेगा तो उसमें जो राजकीय जो हमारी भाषा है उसका वह मान्य माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे पत्रादि कि उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यह कितना अनुच्छेद में किया गया, यानी कि जो वार्ता का अनुच्छेद है कि केंद्र राज्य से कौन सी भाषा में बात करेगा या फिर राज्य से दो राज्य कौन सी भाषा में, यानी कि जो अपना प्रतिवेदन देंगे या फिर कोई सूचना उनको देना तो कौन सी भाषा में दे सकते हैं। तो आपको कौन सा अनुच्छेद में, यह 346 अनुच्छेद में यह किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला पॉइंट यह होने वाला, यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और विधानमंडल की भाषा भी पूछी जाती है कि उच्च न्यायालय की भाषा है वह कौन सी रहती है, या फिर जो उच्चतम न्यायालय की भाषा है वह कौन सा, या विधानमंडल की जो कार्यवाही जितनी भी होती है वह कौन सी भाषा में की जाती है, यह भी पूछा जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किए जाए तब तक उच्च न्यायालय और न्यायालय की जो भाषाएं होगी वो कौन सी भाषाएं होने वाली है, तो वह जो आपकी भाषाएं होने वाली है तो वह भाषा कौन सी हो जाएगी, तो वह आपको अंग्रेजी हो जाएगी। कौन सा, यदि आपको उच्च न्यायालय या फिर न्यायालय की कोई भी कार्यवाही होगी या फिर विधानमंडल की कोई भी कार्यवाही होगी वह कौन सी भाषा में होने वाली है, तो वह आपको अंग्रेजी भाषा में होगी। यह भी आप याद रखिएगा। और संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाएगा तो वह कौन सी भाषा में पारित किया जाएगा, तो वह आपको अंग्रेजी भाषा में ही पारित किया जाएगा। तो चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट यह होने वाला है और यह बुक का लास्ट पॉइंट होगा कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का रूप में नहीं अपनाया गया। इसमें क्वेश्चन पूछा, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया कि जो संविधान के अधीन आपको भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा है, तो आपको संविधान के अनुसार अधीन ही आपको कोई भी भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सा, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। लेकिन इसके अधीन क्षेत्र क्या है, तो इसके अधीन हिंदी को केवल राजकीय भाषा, यानी जो हमारा जो हिंदी है ना वो आपको केवल राजकीय भाषा है, ये ना को से आप राष्ट्रीय भाषा मान लीजिएगा। कैसे, तो हिंदी मेरा राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अर्थात यह हो गया कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या, तो भारत का आपका कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन यदि आपको पूछ दिया कि भारत का राजकीय भाषा कौन सा है, तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, तो राजकीय भाषा आपको हिंदी हो जाएगा। और राजकीय भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था, इसीलिए वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद। तो वह कितना में किया गया था, तो वह आपको किया गया था जो संघ की भाषा या फिर राज्य की जो भाषा होती है वह आपको 343 में किया गया था। कितना, तो 343 अनुच्छेद में यह किया गया था। चलिए दोस्तों, मेरा लूसेंट का जितना भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक था इसे आप निश्चित रूप से आप पढ़ के जाइएगा, तो आपको निश्चित रूप से आपको ग्रुप डी में इससे बाहर नहीं आने वाला। चलिए मेरा जो एनसीईआरटी सार संग्रह उससे देख लेते हैं, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान का जो देखिए इसमें भी इसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 में के अंतर राजकीय भाषा का वर्णन किया है। जो राज्य भाषा होगी, जो राजकीय भाषा होगी, संघ की भाषा नहीं इसमें करा, राजकीय भाषा का जो कहा गया है 344 अनुच्छेद के तहत उसमें आयोग का गठन किया गया था। देखिए आयोग इसमें आ गया, तो वह कितना में किया गया था, तो आपको 1955 में किया गया था और बीजे खैरे की अध्यक्षता में किया था। तो उसमें और इसमें थोड़ा ही क्वेश्चन का अंतर है, तो उस जो क्वेश्चन उसमें नहीं दिया गया था इसमें दिया गया, तो उसको हम पढ़ते चलेंगे। और 8वीं अनुसूची 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिससे बढ़कर वह कितना भाषा हो गया था, तो आपको 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था डोगरी, मैथिली, संताली और जो था। चलिए देख लेते हैं। और इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची में, तो वहाँ तक हम लोग पढ़ ही लिया। और साथ ही देखिए यहाँ पर यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में राजकीय भाषा अल्पसंख्यक बच्चों कि उनकी मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा, यानी कि कोई भी राज्य यदि चाहेगा कि प्राथमिक शिक्षा आपके अपने मातृभाषा में उसे दे तो वह किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 350 के क में। कौन सा, तो 350 के क में वह अपना क्षेत्रीय भाषा में किसी भी विद्यालय में वो अपना पाठ्यक्रम कर सकता है। यह भी देखिए आपको क्वेश्चन इस रिपीटेड है कि 8वीं अनुसूची में जो मैथिली जो जोड़ा गया था वह कितना में जोड़ा गया था, तो आपको 2003 में जोड़ा गया था। जो 4 को लास्ट में था ना
जो 1952वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में, तो ये क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे सर देखिए आपको 71वां संविधान हो गया, जो 3 भाषा जोड़े गए थे, नमक हो गया, नेपाली हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुर हो गया। तो यहाँ भी आपको यह रिवीजन हो गया। रिवीजन के तौर पर देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको बन रहे हैं ग्रुप डी में। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ कहाँ है, तो यह आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक विद्यापीठ है वहाँ कहाँ है, तो आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यह भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही फिलहाल में कि भारत के कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो कितनी शास्त्रीय भाषा हो जाएगा, तो आपको 6 हो जाएंगे टोटल। कितने, तो 6 शास्त्रीय भाषा को इसमें दर्जा दिया गया। और कब कब दर्जा दिया गया यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप जरूर याद रखें। इसका हम ट्रिक बता देंगे किस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या होगा, तो पहले आपको इसको 3 फेज में याद रखिएगा कि 2004 से 5 में कितना हो जाएगा, तो 2004 से जो 5 में किया गया था, इसमें देखिए आपको पढ़ना है कि तामिल जो कितना में किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ग्रुप डी का नजर देखे होंगे। तो तामिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था, आपको 2004 में घोषित किया गया था। और संस्कृत को कब घोषित किया था, 2005 में घोषित किया गया था। लेकिन 2008 में आपको 2 भाषा को घोषित किया गया था। वो कौन कौन सा, तो आपको तेलुगु को 2008 में किया गया और कन्नड़ को 2008 में किया गया था। लेकिन 13 में आपको मलयालम का किया जाएगा। और चौथा में कितना को किया गया था, तो 2014 में आपको उड़ीसा को इसमें किया गया था। तो इसको हम याद किस तरह से रखेंगे, आपको इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इसे याद किस तरह के, हम इसे 2 सीक्वेंस में याद करके रखेंगे। कि देखिए कि 2004 में कौन सा भाषा हो गया था, तो 2004 में आपको तमिल हो गया। और 2005 में कितना हो गया, तो 2005 में संस्कृत हो गया। तो 2004 में कितना हो गया, 2004 में तमिल हो गया। 2005 में कितना हो गया, 2005 में संस्कृत हो गया। तो ये मेरा एक सीक्वेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस में चलते हैं कि 2008 में आपको फिर 2 भाषा हो जाएगा। देखिए 2008 में आपको कितने भाषा जोड़ी गई थी, तो 2 भाषा हो गई थी। वो कौन सा जोड़े गए थे, तो आपको तेलुगु जोड़ी गई थी। और आपको कौन सा भाषा जोड़े गए थे, तो कन्नड़। तेलुगु कन्नड़ कितना में जोड़े गए थे, तो आपको 2008 में भाषा जोड़ी गई थी। तो ये मेरा तीसरा सीक्वेंस हो गया। और चौथा सीक्वेंस सॉरी मेरा दूसरा हो गया। तीसरा सीक्वेंस क्या हो गया, तो 2013 और 14 में 2013 और 14, 2013 में क्या जोड़ा गया था, 2013 में आपको मलयालम जोड़ा गया था। और 2014 में कौन सा जोड़ा गया था, तो 2014 में आपको उड़िया जोड़ी गई थी, जो सबसे लास्ट में यह भाषा जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से आप कहीं पर लिख के भी इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन रहे हैं। तो इसे आप 1 से 2 बार देखिएगा, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको याद हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। डिटेल्स इसमें दिया गया है कि जो संघ भाषा है, जो संघ की भाषा है, वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया था, 343 अनुच्छेद में वर्णन किया। ये हम पहले ही बता चुके हैं। राज्य भाषा का संसदीय आयोग समिति जो बनेगा, जो बीजी खेरे के 1955 में जो समिति बनी थी, वो किस अनुच्छेद के तहत बनी थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 344 अनुच्छेद का हो जाएगा। चलिए क्षेत्रीय भाषा के बारे में इसमें भी अनुच्छेद दिया गया है कि राज्य की जो राजकीय भाषा है अथवा जो राज्य भाषा होगी वह किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया था, 345 अनुच्छेद के तहत। वो उसमें लूसेंट में भी दिया गया था यह बात। और एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से दूसरे संघ के जो बीच किया गया था, यानी कि जो राज्य के केंद्र से बात करेगा या फिर राज्य से बात करेगा, वह कौन सी भाषा में वर्णन करेगा, कौन सी भाषा में बातचीत करेगा या फिर वर्णन होगा, वो 346 अनुच्छेद में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध, यानी कि कोई भी राज्य हो गया जहाँ की एक जनसंख्या, जो एक क्षेत्र की जो समूह की जनसंख्या है, उससे जो भाषाओं का जो प्रावधान किया गया, कितना में किया गया, तो 343 अनुच्छेद के तहत इसमें किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो विधेयक प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो विधेयक जो पास किया जाएगा वो कौन सी भाषा में हो जाएगी, तो आपको अंग्रेजी भाषा में वह कौन सी अनुच्छेद में कहा गया, तो आपको 348 अनुच्छेद में कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा से संबंधित कुछ अधिनियम और नियम जो बनाए जाएंगे वो किस प्रक्रिया का है, यानी कि भाषा से संबंधित कोई भी अधिनियम बनेगा तो उसका अनुच्छेद किस वर्णन मतलब किस अनुच्छेद में किया गया, तो 340 सॉरी कितना हो जाएगा, तो 349 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कुछ रिलेटेड इसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, यानी कि आपको शिकायत निवारण कोई भी चाहिए, आपको शिकायत करते हैं तो वो किस भाषा में करेंगे, इसका वर्णन आपको 350 अनुच्छेद में के तहत किया गया। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के लिए